एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर पेपर का नाम भारत में राजनीतिक संस्थाएं प्रक्रिया है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस इन इंडिया। इसका हम पहले यूनिट कर चुके हैं। अब हम सेकंड यूनिट करेंगे। सेकंड यूनिट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से एक तो आएगा। सेकंड यूनिट हमारा है भारत सरकारी संस्थाएं और उनकी कार्यप्रणाली। सेकंड यूनिट में जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि संविधान का दर्शन क्या है, संविधान का क्या आधार है, हम ये पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सरकारी संस्थाएं और उनकी कार्यप्रणाली। तो भारत में सरकारी संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं और उनकी विभिन्न कार्यप्रणाली होती है। जैसे कि कुछ मुख्य संस्थाएं भी है जो कार्य एक समान झलक को आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी संस्थाएं शामिल होती हैं। जैसे कि पहला हमारा है लोक सेवा आयोग यूपीएससी। ये राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारी पदों को परीक्षा आयोजित करती है और संविधान के माध्यम से लोक सेवा नियुक्त करती है। दूसरा है आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्य नियंत्रण और नेतृत्व की जिम्मेदारी लेता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है और स्थिरता बनाए रखता है। तीसरा हमारा है जल बोर्ड। रेलवे बोर्ड और जल बोर्ड भी शामिल होता है इसके अंदर। तो पर यह राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे बोर्ड है, जिसमें भारतीय रेलवे का प्रबंधन करना और सेवाओं को सुनिश्चित करना, रेलवे संचालन, सुरक्षा और निर्माण में आयोजित होती है। फिर चौथा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, जिसमें भ्रष्टाचार और गंदी राजनीतिक मामले जांच करता है। फिर अधिकारी और सार्वजनिक कार्यों के लिए खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच करता है। फिर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, जो भारत की सीमाओं को सुरक्षित करता है और अपराधियों को आतंकवादियों के खिलाफ नियंत्रित कार्रवाई करता है। छठा हमारा राष्ट्रीय बल आयोग। इसमें बल संरक्षण के मामले में निगरानी करना होता है और बालों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। सातवां है हमारा केंद्रीय निगम और कंपनियां, जिसमें उदाहरण के लिए हम भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान यानी इसरो और इनका काम विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं और उत्पादन शामिल है, जैसे कि रक्षा, अनुसंधान और उत्पादन, ये इनका कार्य होता है। आठवां हमारा नौसेना, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी इसमें समुद्री सुरक्षा का उपयोग का जिम्मा होता है और भारतीय इनके अश्विनी की खोज होता है। नौवां हमारा है भारतीय एयरफोर्स यानी वायु सुरक्षा और उपयोग करता है और वायु की लड़ाई के जासूसों को निगरानी करता है और जासूसों को भी तैयार भी करता है। 10वां है भारतीय सेना, जिसमें से भारत के विभिन्न भूमिकाओं करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को सुरक्षित करता है तथा सुरक्षा संगठन संयुक्त युद्ध और संयुक्त अभियानों का करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा बल एनएसजी, गंभीर आतंकवादी मामलों में के खिलाफ आतंकवादी तत्काल कार्रवाई करता है एनएसजी। इसके साथ ही और भी है, जैसे कि भारतीय विमान अनुसंधान, भारतीय संचालन संस्थागत, केंद्रीय प्रसारण निर्देशालय, जिसमें प्रेस का कार्य करता है, जो कि इंडिया में प्रेस। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए, इनके कार्य है आयुष्मान भारत योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाओं का प्रबंधन करना, राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए आवश्यकता गुणवत्ता प्रदान करने की जिम्मा होती है। इसके साथ हम गैर संस्थाएं भी बात हम कर ले। गैर संगठन जो भारत में सरकार के अधीन नहीं होते, लेकिन वो सामाजिक
और आर्थिक पर्यावरण क्षेत्रों में अपना कार्य करते रहते हैं, जो समाज के विभिन्न महत्व में योगदान देते हैं। पहला है गैर लाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भारत नागरिक समाज के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी का उन्मूलन का पर्यावरण विकलांग अनुसूचित के लिए सहायता करती है। फिर गैर सरकारी गैर सरकारी संगठन, एनजीओस, जैसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में काम करती है और अधिकारियों की सुरक्षा के काम करते हैं। अनुसंधान संगठन, विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज में विभिन्न कार्य जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान करती है। फिर सामुदायिक संगठन स्थानीय स्तर पर समुदाय विकास के लिए कार्य करते हैं, जैसे गांव शहरों में हो गया। फिर वाणिज्यिक संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो वन्य जीवों के संरक्षण और वर्धन के लिए कार्य करते हैं। फिर जंगलों वन्य विविधताओं के लिए जाने जाती है। इसमें इन सब से हम कह सकते हैं कि गैर सरकारी समाज में सामाजिक न्याय और स्थापित करता है, जो सम के रूप से भूमिका निभाता है और सरकारी नीतियों कार्य करता रहता है इन क्षेत्रों में। अब है सरकारी संस्थाएं और उनकी कार्यप्रणाली। बिना किसी विशेष देश के बारे में जानकारी के साथ ही कुछ अन्य सरकारी संस्थाएं और उनकी कार्यता के उल्लेख करता है। सब हेडिंग है ये। और जैसे कि केंद्रीय सरकारी संस्थाएं, केंद्रीय सरकारी संस्थाएं में विभागीय संगठन, जैसे कि विभागीय संस्थाएं जिसमें विशेष क्षेत्र में काम करती है, जैसे कि वित्त, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। सेवा प्रदाता मतलब कि सेवा प्रदाता संस्थाएं होती हैं जो सेवाएं के प्रदान करती हैं, जैसे कि रेलवे, डाक और सार्वजनिक सेवाएं। राज्य स्तरीय सरकारी संस्थाएं में जो राज्य के द्वारा ये संस्थाएं विभिन्न विभागों में सेवाएं में के अधीन होती है, जैसे पुलिस सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। संस्थाएं निकाय यहाँ शहरी और ग्रामीण के लिए कार्य करते, जैसे कि नगर पालिका, जिला प्रशासन आदि। सामाजिक सामाजिक आर्थिक विकास विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और समर्थन करने वाली संस्थाएं, जैसे कि ग्रामीण विकास आयोग, नारी एवं बाल संस्थाएं एवं आदि होती हैं। चौथा हमारा है न्यायिक संस्थाएं। न्यायिक संस्थाएं कानून और अनुपालन के साथ साथ इसमें यह है कि रक्षा भी करता है। रक्षा सुरक्षा, देश की सुरक्षा के, जैसे कि सेना सुरक्षा और सुरक्षा प्रशासन। अन्य वैज्ञानिक में अनुसंधान संस्थाएं में विज्ञान के अनुसंधान काम करती है। अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय मोरफोलॉजिकली विभाग और अन्य। शिक्षा के संस्थाएं में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं, जैसे कि यूनिवर्सिटी, केंद्रीय और राजकीय शिक्षा संस्थाएं अन्य शामिल है। तो इनका हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की गई न्याय, सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यप्रणाली के उद्देश्य से काम करती है और इस तरह से हम संस्थायी क्रिया चलती रहती है। इसके द्वारा हम विधानमंडल के बारे में बात करते हैं। विधानमंडल एक ऐसा संगठन है जो किसी देश के विधानसभा और पार्लियामेंट के सदस्यों का समूह होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक निर्णय लेना होता है और विधानमंडल के विशेष रूप से संविधान के तहत निर्धारित कानूनों बनाने और संशोधन करने का काम करता है। विधानमंडल के सदस्यों के रूप में सांसदों या लोकसभा, विधानसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। इन्हें जनता द्वारा चुने गए नेताओं के रूप में जाना जाता है, जो अपने निर्वाचकों के प्रति जिम्मेदारी होते हैं और विधानमंडल के विभिन्न पार्टियों के सदस्य होते हैं, जो अपने राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं और निर्णय लेने में भाग लेते हैं। हम विधानमंडल का कार्य और शक्तियाँ दोनों इनके हम बारे में बताएंगे। विधानमंडल का कार्य क्या होता है, तो कार्य इनका होता है पहला कि ये कानून बनाती है, कानून बनाना और कानून में संशोधन करना। विधानमंडल के सदस्यों का मुख्य कार्य देश के कानूनों को बनाना है, उनमें संशोधन करना और उन्हें पारित करना। दूसरा इनका काम है सरकार के कामकाज की जांच करना। विधानमंडल के सदस्यों के आर्थिक बजट, सरकारी योजनाएं, प्रोजेक्ट पर निगरानी रखना और उन्हें मंजूरी देना।
दूसरा काम। तीसरा इनका कार्य होता है कि सरकारी नीतियों पर चर्चा करना, विधानमंडल के सदस्यों का राजनीतिक मामले पर चर्चा करना होता है और सरकारी नीतियों के बारे में मतभेद करना होता है। चौथा इनका समाज के अधिकारों की रक्षा करना। विधानमंडल के सदस्यों का समाज के विभिन्न वर्गों का अधिकार, सुरक्षा, रक्षा और न्याय समानता को सुनिश्चित करता है। विधानमंडल के द्वारा किए गए निर्णय एक एक देश के निर्णय विकास का महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। यह निर्णय देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दिशाओं में मदद करने में होता है। अब हम विधानमंडल के शक्तियों के बारे में बात कर लें। विधानमंडल के कई प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं इनके द्वारा। विधानमंडल के कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जिसमें से विभिन्न कार्यों को पूरा करने और सक्षम बनाती है। जैसे कि पहला है कानून निर्माण शक्ति। विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून को बनाना और उनमें संशोधन करना। ये कानून बनाने और पारित करने की शक्तियाँ उसे देती है। दूसरा है निगरानी शक्ति। निगरानी शक्ति जो विधानमंडल के सदस्य निगरानी करने के लिए सक्षम होती है, उनमें सरकारी नीतियाँ कार्यक्रमों पर नियंत्रण अधिकारों का करती है। फिर बजट का अनुमोदित करती है। विधानमंडल के सदस्यों का बजट को स्वीकृत करना या उस पर संशोधन करने की शक्ति होती है उसके पास। सरकार के वित्तीय नीतियों का मूल्यांकन करती है। उसका महत्वपूर्ण तरीका होता है सदस्यों का प्रश्न पूछने की शक्ति। विधानमंडल में सदस्यों की सरकारी नीतियों और कार्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे प्रश्न शून्यकाल भी कहते हैं। इसमें सार्वजनिक हितों को सवाल उठाने का स्वतंत्रता देती है। फिर पांचवा है अधिकारी से अधिकारियों की संरचनाओं के लिए निर्माण में शक्ति। विधानमंडल के समिति की आवश्यकता होती है जब कोई नई संवैधानिक संरचना या संशोधन होती है, तब उसके अंदर विधानमंडल का संशोधन करने की शक्ति उसके अंदर हो जाती है। और छठा हमारा विश्वास मत के विरोध में नहीं होने की शक्ति। विधानमंडल का एक सरकार को समर्थन या विश्वास पत्र को विरोध करने की शक्ति रखता है। यदि कोई सरकार विश्वास मत का समर्थन नहीं होता तो विधानमंडल उसमें विश्वास मत प्रदान करता है। ये शक्तियाँ विधानमंडल के राजनीतिक निर्णय लेने और समाज में सेवाओं करने के लिए सक्षम बनाती है। इसके माध्यम से हम समाज के विकास को सुधार कर सकते हैं और लोगों के हितों का निर्णय ले सकते हैं। फिर सब हेडिंग कार्यकारिणी, जिसमें कार्यकारिणी शब्द सामान्य रूप से संगठन, संस्था या सरकारी प्रणालियों के विशेष रूप से क्षेत्रों में निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। अधिकार रखने वाले के गणना माध्यम से अधिकारी समूह होता है। कार्यकारिणी संगठन के प्रमुख निर्णय लागू लागू के लिए जिम्मेदार होती है। ये संगठन की नीतियाँ, दिशा निर्देशन और लक्ष्य को साकार करने के लिए काम करती है। कार्यकारिणी के माध्यम से उनमें नियोजित कार्य प्राप्त होती है। निर्देशन के अधिकार होते हैं। इसके द्वारा संगठन का सामान्य उद्देश्य को पूरा करता है। कार्यकारिणी संरचना के कार्य किसी विशेष संगठन या प्रणाली के आधार पर विभिन्न होती है। उदाहरण के लिए सरकारी संगठन में कार्यकारिणी केंद्रीय और राज्य स्तर पर जो विभिन्न विभागों और कार्यकारिणी के विभिन्न निधियों पर कंपनियों का कार्यवाही करती है और मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और अन्य प्रकार की जिम्मेदारियां होती है इसके अंदर। सार्वजनिक व्यवस्था में कार्य, जिसमें कि एक बोर्ड का सुनिश्चित निर्देशालय का मंडल के रूप में प्रस्तुत करती है जो संगठन उच्चतम स्तर पर कार्य करता है। पहला इसके अंदर यह है कि इनके नीतियों द्वारा बनाया गया पहला प्रभावशाली नेतृत्व। कार्यकारिणी में अस्तित्व की प्रभावशाली क्षमता होती है ताकि वो संगठन और लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्णय लिए जा सकते हैं। फिर दूसरा है इसमें हम संवैधानिकता के द्वारा कार्यकारिणी के निर्णय हम विवेकपूर्ण संवैधानिक ढंग से लेना होता है, जिसमें संगठन का हर संगठन का सदस्य को न्याय और इंसाफ मिल सके उसको। और तीसरा हमारा संवेदनशीलता के द्वारा, इसके द्वारा हम संगठन की आवश्यकताओं के विभिन्न कैसे संवेदनशील होना चाहिए। चौथा हमारा सहयोग। कार्यकारिणी सदस्यों के बीच में आयोग द्वारा सहयोगपूर्ण और समर्थन के हिस्से के लिए, ताकि संगठन इसमें प्राप्त किए जा काम कर सके। इसके द्वारा हम कई सारे और भी ऐसे स्पष्ट संकल्पना
कार्य की क्षमता, संवादनशील जिम्मेदारी, कार्यवणता, उत्तरदायित्वता और नैतिकता न्याय। नैतिकता न्याय में यह है कि इसमें सदस्यों के लिए संगठन के लिए नैतिक न्याय और प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसमें उच्च पालन करती है और इसका आदर्श होते हैं। फिर संगठन की उत्तरदायित्व होती है समर्थन का प्रसार, विविधताओं का संरक्षण, समर्थन का संदेशशील, स्वीकृति विश्वास का सदस्य के बीच में हम सहमति बढ़ावा देता है ताकि निर्णय प्रभावित व्यवस्था की जा सके। ये सब के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये बहुत प्रभावशाली कार्य महत्वपूर्ण करती है, जिसमें विकास में गुणवत्ता धर्म को समावेश की आवश्यकता होती है। इसमें भारत में बात करें तो भारतीय कार्यप्रणाली शब्द का यही अर्थ है कि भारत में कार्य रक्षक और निर्णय परिस्तर पर कार्य करती है। इसमें मंत्रालय शामिल होते हैं। इनके द्वारा हम इनके कार्य के बारे में बात करें तो हम पहले इनका होता है नीति निर्धारण करना। भारत कार्यकारिणी की शाखा एक मुख्य रूप से राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं का निर्धारण करता है ताकि अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा रक्षा का विकास के क्षेत्र में नीति का निर्धारण किया जाता है। फिर निर्णय लेना विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेना और जो भारत में कार्यकारिणी शाखाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये निर्णय योजना कानूनी मामले में विदेश नीतियाँ अन्य क्षेत्रों के लिए की जा सकती है। कार्यक्रमों में प्रबंधन भारतीय शाखाओं में अधीन राष्ट्र की होती है और योजनाएं प्रबंधन भी होता है, सरकारी योजनाएं भी होती हैं। योजनाओं का बजट तैयार करना, कानूनी कार्रवाई करना, ये सब का कार्य होता है। अब दूसरा है सब हेडिंग न्यायपालिका, जिसको हम न्यायतंत्र भी कहते हैं। न्यायपालिका भारत में संविधान की तीसरी स्तंभ माना जाता है, तीसरी स्तंभ है। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय और न्यायपालन सुनिश्चित करता है। इसमें भारत के संविधान के तीनों संवैधानिक शाखाओं में एक दो शाखाओं के विधायिका संसद, कार्य का सरकार। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य और न्याय के वितरण देना होता है, जिसमें न कानून के पालन को सुनिश्चित करता है, संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को न्याय अधिकार का लाभ हो और भारतीय न्यायपालिका तीसरे स्तंभ की व्यवस्था है, तीसरा पिलर जो महत्वपूर्ण है। इसके भी तीन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और जिला और तथा उप न्यायालय, तीन स्तरीय होते हैं। इनको हम विस्तार से देखें तो इसके हम न्यायपालिका की शक्तियों को पहले बात करें। न्यायपालिका की शक्ति क्या होती है, तो पहला शक्ति होता है इसमें कि न्याय निर्णय लेना। दूसरा है संवैधानिक निर्णय लेने की शक्ति। इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका संविधान के अनुसार संवैधानिकता मामले में निर्णय लेने की शक्ति होती है और नए मामलों में संविधान की मान्यता और अनुपालन का निर्णय देती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्तियों की उनकी कार्य निर्देशन होती है। इसमें न्यायपालिका को उच्च न्यायालय के निर्णय पालन करने के लिए पुनर्विचार की जा सकती है। सुंदरता की स्वतंत्रता, फिर विविधता का पालन की शक्ति, विधि अनुपालन करने की शक्ति, नियुक्ति की शक्ति, संवैधानिक अधिकार की शक्ति, समानता, न्याय पर खिलाफ लड़ाई, विश्वास आधार पर कार्य की शक्ति। इनका हम कार्य के बारे में बात करें तो पहला मामले की सुनवाई करना। न्यायपालिका अधिकार का प्रमुख मामले की सुनवाई करता है और प्राप्त करता है, जिसके द्वारा न्यायिक निर्णय लेना, विशेष निर्णय लेती है न्याय सुप्रीम कोर्ट। फिर कानूनी मामले में न्यायिक नियमों का पालन करना, ये न्यायपालिका के द्वारा कानूनों को न्यायपालिका द्वारा पालन किया जाता है, जैसे संविधान, कानूनों और न्याय प्राथमिकता को सुनिश्चित कार्रवाई करती है। संवैधानिक निर्णय की प्रक्रिया सहायता भी है, विश्वास आधार पर निर्णय लेना। दूसरा हमारे इसका अंग है जो है उच्च न्यायालय का कार्य। इनके द्वारा भी संविधान के मान्य परीक्षण करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया, स्वतंत्रता की रक्षा, धनशासन प्रतिष्ठा का रक्षा करना, संरक्षण करना, समाज में हर वर्गों के लिए समान न्याय। इनकी शक्तियाँ हैं न्यायपालिका उच्च न्यायालय की शक्तियाँ जो है संविधान की रक्षा करना, सरकारी निर्णय के मूल्यांकन, व्यक्ति की स्वतंत्रता, जनता के हितों के लिए फैसला। जिला स्तर पर बात करें तो हम
जिला स्तर पर बात करें तो हम इसमें उप जिला के न्यायालय के कार्य भी कर सकते हैं, जो निर्णय लेना और न्यायपालिका को सुनिश्चित करने के लिए मदद करती है। पहला, इनका न्याय की सुनवाई करना। जिला स्तर पर उप न्यायालय के कार्य इनका सुनवाई करना है, जो निचले स्तर पर मामले होते हैं। दूसरा इनका है विवादों का समाधान करना। विवादों का समाधान करना, जो स्थानीय स्तर पर विवाद होते हैं, जैसे कि जिस मामले में विवाद, संपत्ति विवाद हो, लड़ाई झगड़े हो, ये सब देखती है। फिर तीसरा है सलाह देने की। उच्च न्यायालय को कानून सलाह देने की देता है, जिसमें विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो स्वयं न्याय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चौथा है कानूनी शिकायतों का संचालन। जिला स्तर पर कानूनी शिकायत के लिए होती है,